हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट गिव अप। ऑब्स्टिकल्स कैन बी ओवरकम थ्रू स्ट्रैटेजी एंड लर्निंग। यानी कि कभी भी आप अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को ना बीच में ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि जो भी चुनौतियां हैं उनको आप सीख के, उनको आप सही टेक्निक इस्तेमाल करके, सही स्ट्रैटेजी अपना के आप सुधार सकते हो। राइट? तो इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर ज़रूर किसी न किसी तरीके से उसको पार पा पाएंगे। पर एकदम से दिल छोड़ देना कि भाई मेरे से तो हो नहीं पा रहा या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है? आपको क्या करना चाहिए? आपको पेशेंस रख के कम से कम एटलीस्ट एक बार तो अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ में सीख के कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएस सीजीएल 2025। द इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट हैज टेकन अ ग्राइंड टर्न। बोल रहे हैं जो ईरान और इसराइल के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसने बड़ा ही एक तीखा, बड़ा ही एक ग्राइंड मतलब कि बहुत एक गंभीर मोड़ ले लिया है। एज द यूएस हैज डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि यूएस ने खुद को सीधे तौर पे इसमें शामिल कर लिया है। इन द फ्रे मतलब कि इस जो संघर्ष है, जो परेशानी है उसमें, बाय ब्रीचिंग ईरानियन एयर स्पेस एंड हिटिंग इट्स 3 न्यूक्लियर साइट्स। कैसे किया है उसने खुद को शामिल? उसने ईरान के एयर स्पेस में ब्रीच करके, यानी कि उसका उल्लंघन किया है और उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हिट किया है। द यूनाइटेड स्टेट्स अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक्स ऑन 3 ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो बोल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स यूएस की अनप्रेसिडेंटेड यानी कि अभूतपूर्व, यानी कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ वैसी स्ट्राइक्स ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज, कौन कौन सी? नटान्स, फोर्दो एंड इस्फहान, यहाँ पे हैव रेज द चांसेस ऑफ अदर पावर्स लाइक रशिया एंड चाइना ज्वाइनिंग इट कोवर्टली। तो इसने इस बात का इशारा, इस बात के चांसेस की रशिया और चाइना जैसे दूसरी पावरफुल कंट्रीज, या इनको सुपर पावर कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी इसमें ज्वाइन करेंगे कोवर्टली यानी कि गुप्त रूप से। और ईरान ने तो सीधे तौर पे रशिया से मदद भी मांगी है कि आप प्लीज़ हमें इसमें हेल्प करो। और यूएस ने चाइना को बोला है कि आप इसमें इंटरवीन करो अब, कि ईरान और कोई गलती ना करे तो ईरान को समझाओ। ठीक है? अब रशिया से ईरान ने मदद इसलिए मांगी है क्योंकि रशिया ईरान का लॉन्ग टाइम एलाय रहा है, दोस्त रहा है, सहयोगी रहा है। और चाइना से यूएस ने मदद इसलिए मांगी है क्योंकि ईरान से सबसे ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो चाइना को होता है। चाइना और ईरान से ही सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है, और यानी कि ईरान की एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना में। ठीक है? तो इसलिए उन्होंने चाइना को बोला है कि भाई आप इसमें इंटरवीन करो और आप उनको समझाओ कि वो और कोई कैसा कदम ना उठाएं। क्यों? क्योंकि ईरान ने बोला कि हम जो हर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको हम बंद कर देंगे। ठीक है? वट बिगैन एज अ शैडो कन्फ्लिक्ट। अब शैडो कन्फ्लिक्ट क्या होता है? जो दो देशों, जब कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट जो दो देशों के बीच में है और जिसमें जो दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी के जो बड़े मेजर पावरफुल कंट्रीज हैं वो उसमें इंटरवीन नहीं करते डायरेक्टली, वो उसमें पीछे हट जाते हैं, वो इन दोनों देशों को आपस में लड़ने दे रहे हैं, उसको शैडो कन्फ्लिक्ट बोला जाता है। इसराइल और ईरान के बीच में हैज नाउ इरप्टेड इनटू अ वाइडर कन्फ्रंटेशन। अब ये इरप्ट हो गया है, यानी कि फूट पड़ा है एक वाइडर यानी कि और बड़े कन्फ्रंटेशन यानी कि टकराव में, विद ग्लोबल स्टेक्स, जिसमें कि दुनिया भर के जो देश हैं उनका दाम लगा हुआ है। एज वॉशिंगटन इंटरवेंशन रिस्क इग्नाइटिंग अ रीजनल कन्फ्लैग्रेशन, क्योंकि वॉशिंगटन का जो बीच में हस्तक्षेप यानी कि यूएस का जो बीच में हस्तक्षेप हुआ है उसने रिस्क बढ़ा दिया है। किस चीज़ का? इग्नाइट करना यानी कि भड़काना। और रीजनल मतलब ये गल्फ का जो रीजन है यहाँ पे कन्फ्लैग्रेशन यानी कि ज्यादा गंभीर युद्ध या ज्यादा गंभीर आग को भड़काने का इसने काम किया है। विद कैस्केडिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कैस्केडिंग मतलब कि एक के बाद एक जो इसके परिणाम होंगे वो क्या क्या होंगे? एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ेगा इसका परिणाम, इसका दुष्परिणाम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे पड़ेगा और ग्लोबल पीस पे पड़ेगा। इन अ मोमेंट ऑफ ग्रेव इंटरनेशनल कंसर्न, एक ऐसे क्षण में जब ग्रेव यानी कि गंभीर इंटरनेशनल कंसर्न चिंता है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इमर्ज्ड एज अ वॉइस ऑफ रिस्ट्रेन एंड रीजन, वो एक संयम
और तर्क संगत बात के वक्ता निकलकर सामने आए। ही स्पोक डायरेक्टली विद ईरान न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। उन्होंने ईरान के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट मसूद पजेस्कियन के साथ में बात करी एंड अर्ज्ड इमीडिएट डी एस्केलेशन, और उनसे आग्रह किया कि तुरंत प्रभाव से डी एस्केलेट करे, यानी कि तनाव को कम करे, एम्फसाइजिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एज द ओनली वायबल पाथ। और उन्होंने एम्फसाइज किया, यानी कि जोर दिया कि बातचीत, डायलॉग और डिप्लोमेसी, कूटनीति ही जो है इकलौता वायबल यानी कि व्यवहारिक, फीजिबल, अच्छा, सही, सटीक पाथ है, रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि उन्होंने समझाया कि भाई युद्ध करके तो फायदा है नहीं। द एंट्री ऑफ द यूएस इनटू द फ्रे ड्रामेटिकली रेजेस द स्टेक्स। पर जो यूएस ने इसमें एंटर करा ना, इस युद्ध में, इस तनाव में, उसने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रिस्क बढ़ा दिया है। विद मल्टीपल यूएस मिलिट्री बेसेस स्प्रेड अक्रॉस द गल्फ एंड ईरान बिड टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। बोल रहे हैं क्योंकि गल्फ रीजन जो हैं, गल्फ के कंट्रीज हैं, ओमान हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, यहाँ पे यूएस मिलिट्री बेसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो और वहाँ पे एक यूएस नेवी की जो 5th फ्लीट है, वो भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जा रही है, वहाँ पे उसका जो अंदर वाला गल्फ वाला इलाका है उसमें स्थित है, ठीक है। इसमें 5-6 जहाजों का शायद बेड़ा है कुछ, ठीक है, जो वॉर टाइम जहाज होते हैं ना, युद्ध पोत जिनको कहा जाता है, वो वहां पे स्थित है। तो बोल रहे हैं कि मल्टीपल यूएस मिलिट्री बेसेस जो हैं वो गल्फ में स्प्रेड है, और ईरान ने बिड किया है, यानी कि प्रयास किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट है, वो चोकिंग पॉइंट है, चोकिंग पॉइंट यानी कि जो कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल जो गल्फ कंट्रीज से एक्सपोर्ट होता है वो इसी रास्ते से जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ वाइटल चोक पॉइंट थ्रू विच ओवर 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल पासेस, जो कि एक वाइटल चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट यानी कि रणनीतिक मार्ग है जो इसमें से कि 20% दुनिया का ऑयल पास होता है। द रिस्क ऑफ अ ब्रॉडर रीजनल वॉर इज रियल। तो ऐसे में अगर स्वेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो जाहिर सी बात है बाकी देशों को, गल्फ कंट्रीज को नुकसान होएगा, तो वो भी इसमें कूदेंगे। गल्फ कंट्रीज जैसे ओमान हो गया और इराक हो गया, इस तरीके के देश जो है वो भी इसमें कूदेंगे क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। अब उनका नुकसान होएगा, वो इसमें कूदेंगे, तो उनके जो सहयोगी होंगे या फिर जो जिनको उन देशों से फायदा हो रहा होगा वो भी इसमें कूदेंगे। तो अब रीजनल वॉर का रिस्क जो है बढ़ चुका है और इमीडिएट है, यानी कि तुरंत है, अभी जल्द ही होने वाला है। रिजल्टिंग इन हार्डशिप, जो कि नतीजा जिसका क्या होगा, हार्डशिप यानी कि कठिनाई, फॉर मेनी नेशन, बहुत सारे देशों के लिए, डिपेंडेंट अपॉन गल्फ ऑयल, जो कि गल्फ कंट्रीज से आने वाले तेल के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। इंडिया विद इट्स डीप एनर्जी डिपेंडेंस ऑन गल्फ स्टेट्स, हिंदुस्तान जिसका बहुत गहरा एनर्जी की निर्भरता किसके ऊपर है, गल्फ स्टेट्स के ऊपर है। एंड क्लोज टाइज टू बोथ ईरान एंड द यूएस, और उनके गहरे रिश्ते हैं, निकटतम रिश्ते हैं ईरान और यूएस दोनों के साथ में ही। इज वल्नरेबल टू द रिपल इफेक्ट्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, अब वो वल्नरेबल है यानी कि एक्सपोज्ड है, असुरक्षित है इसके जो रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या होता है, आप पानी में एक पत्थर फेंको, ठीक है, स्टोन फेंको, तो उसके बाद ऐसे लहरें सी बनती जाती है ना, एक के बाद एक के बाद एक, वो रिपल इफेक्ट होता है। मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक जो भी आगे परिणाम होंगे इसके, उनसे हिंदुस्तान अछूता नहीं रह सकेगा। दी डिसरप्टेड ऑयल सप्लाई कुड कॉज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन टू स्पाइक। तो अब सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, पहला नतीजा क्या हो सकता है कि ऑयल सप्लाई प्रभावित होगा। ऑयल सप्लाई प्रभावित होने से क्या होगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है वो स्पाइक कर जाएगा, बढ़ेगा। डिरेल इकोनॉमिक फोरकास्ट, और फिर जिन भी देशों के लिए जो भी इकोनॉमिक फोरकास्ट किया गया है कि इस देश की इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इतनी होगी, वो सब डिरेल हो जाएगा, यानी कि अस्थिर हो जाएगा। एंड स्ट्रेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, भंडारण होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो भी, उसके ऊपर भी तनाव आएगा। मोर ओवर इंडिया स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन ईरान शाबर पोर्ट, a crucial component of its connectivity to Afghanistan and Central Asia, और इससे भी ज्यादा कि हिंदुस्तान ने
एक ना छबाहर पोर्ट है वहां पे, उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो कूटनीतिक रिश्ते के तौर पे, स्ट्रैटेजिक रिश्ते के तौर पे वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। जो कि छबाहर पोर्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अध्याय है, जो हिंदुस्तान की अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी है उसके लिए। कुड बी इम्पेरल्ड बाय कंटिन्यूड इंस्टेबिलिटी। तो ये क्या हो सकता है, ये भी खतरे में आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अस्थिरता तो बढ़ेगी। India's diplomatic tightrope walk is therefore not just about फॉरेन पॉलिसी सिंबोलिज्म। तो इसलिए हिंदुस्तान का जो इस टाइम पे कूटनीतिक डिप्लोमेटिक यानी कि टाइट रोप वॉक यानी कि बहुत ही डेलिकेट तरीके से जो संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है, वो केवल फॉरेन पॉलिसी के सिंबोलिज्म की तरह नहीं है। इट इज अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, बल्कि ये देश हित में है, एंड रीजनल स्टेबिलिटी, और इस इलाके में स्टेबिलिटी के लिए है। PM Modi's appeal reflects not only India's strategic calculus। पीएम मोदी की जो अपील है वो न केवल हिंदुस्तान के रणनीतिक सोच को दर्शाती है, बट ऑल्सो इट्स पोटेंशियल टू प्ले द रोल ऑफ अ मीडिएटर इन अ टाइम ऑफ इंटेंसिफाइंग हॉस्टिलिटीज। बल्कि ये इस चीज को भी दर्शाती है कि हिंदुस्तान के पास में एक संभावना है, हिंदुस्तान इस इतनी क्षमता रखता है कि वो एक पोटेंशियल मीडिएटर का रोल, संभावित मीडिएटर का रोल निभा सकता है, मध्यस्थ का रोल निभा सकता है एक ऐसे समय में जब हॉस्टिलिटीज यानी कि दुश्मनी जो है वो बढ़ रही है। बियॉन्ड रीजनल टेंशंस। अब अगर रीजनल टेंशन से आगे की बात करें, द करंट एस्केलेशन हैज शेकन ग्लोबल ऑयल मार्केट्स। जो करंट एस्केलेशन है, बढ़ाव है, बढ़ी है यहाँ पे समस्या, उसने ग्लोबल ऑयल मार्केट को तो अस्थिर कर दिया है, शेकन कर दिया यानी कि हिला दिया है। Prices have surged amidst fears of supply disruption। क्योंकि इस बात का डर है कि भाई सप्लाई में यहाँ पे प्रभावित हो जाएगा, तो प्राइसेस ऑलरेडी उछाल पे आ चुके हैं। दिस इज नॉट मेयरली एन इजराइल ईरान वॉर एनीमोर। तो अब ये केवल इजराइल ईरान के बीच का युद्ध नहीं रह गया है। इट हैज द कंटोर्स ऑफ अ कन्फ्लिक्ट दैट कुड ड्रॉ इन ग्लोबल पावर्स। बल्कि इसमें कंटोर्स मतलब कि रूपरेखा, आउटलाइन, तो इसमें उस कन्फ्लिक्ट की रूपरेखा तैयार कर दी है जिसमें कि ग्लोबल पावर्स को ड्रॉ इन किया जा सकता है, यानी कि अपने अंदर खींचा जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। अनसेटल इकोनॉमीज, जो दुनिया की इकोनॉमीज को अनसेटल कर सकता है यानी कि उथल पुथल कर सकता है। एंड रप्चर द फ्रेजाइल वर्ल्ड ऑर्डर। रप्चर करना मतलब कि तोड़ना, टूट फूट कर देना। तो जो बड़ा ही एक नाजुक वर्ल्ड ऑर्डर है, दुनिया की स्थिरता बनी हुई है बड़ी नाजुक क्षण पे, उसको ये अस्थिर कर सकता है, तोड़ सकता है। विद टेंशन एट एन ऑल टाइम हाई। अब क्योंकि यहाँ पे टेंशन जो है अब सबसे उच्चतम स्तर पर है, द विंडो फॉर डिप्लोमेसी इज नैरोइंग। तो ऐसे में बातचीत का जो कूटनीतिक रिश्ते का, बातचीत का, डायलॉग का जो माध्यम है, उसका जो विंडो है वो नैरो होता जा रहा है, यानी कि वो सिकुड़ता जा रहा है, यानी कि उसका समय उसका खत्म होता जा रहा है। येट इट इज प्रिसाइसली एट दिस पॉइंट दैट द वर्ल्ड नीड्स मोर स्टेटमैनशिप एंड लेस ब्रिंकमैनशिप। बोल रहे हैं फिर भी ये एकदम ठीक उसी समय पे हुआ है जब दुनिया को ज्यादा स्टेटमैनशिप यानी कि राजनीतिक सूझबूझ की जरूरत है, बजाय कि ब्रिंकमैनशिप यानी कि खतरे की कूटनीति की जरूरत है, रिस्क डिप्लोमेसी की जरूरत है। यहाँ पे कुछ भी रिस्क में डालने की जरूरत नहीं कि हम ये ट्राई कर लेते हैं, हम ये, यहाँ पे बहुत सूझबूझ के साथ कार्य करने की जरूरत है। ट्रायल एंड एरर पे यहाँ पे काम नहीं चलेगा। ईरान मस्ट बी गिवन डिप्लोमेटिक एवेन्यूज टू अवॉइड एस्केलेशन विदाउट लूजिंग फेस। ईरान को डिप्लोमेटिक एवेन्यू यानी कि ऑप्शंस दिए जाने चाहिए ताकि एस्केलेशन यानी कि बढ़ोतरी जो है उसको कम किया जा सके, विदाउट लूजिंग फेस, बिना अपनी रिस्पेक्ट खोए। ठीक है, लूजिंग फेस मतलब रिस्पेक्ट खोना, तो बिना अपनी रिस्पेक्ट खोए। सो ऑप्शन सॉरी, आगे बढ़ते हैं। द यूएस मस्ट शो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन एंड अलाउ स्पेस फॉर मीडिएशन। और यूएस को भी यहाँ पे रणनीतिक रूप से खुद को रोकना चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए, रोकना चाहिए, और उसको इस चीज की गुंजाइश, अलाउ स्पेस यानी कि गुंजाइश छोड़नी चाहिए कि यहाँ पे मध्यस्थता, मीडिएशन हो सके। Israel must realize that regional peace cannot be achieved through unilateral military campaigns। और इसराइल को भी ये चीज समझनी चाहिए कि रीजनल पीस जो है वो यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा मिलिट्री कैंपेन्स के माध्यम से नहीं अचीव किया जा सकता, हासिल किया जा सकता। इन दिस फ्रेजाइल मोमेंट, इस नाजुक घड़ी में, कंट्रीज लाइक इंडिया कैन सर्व एज क्रेडिबल वॉइसेस फॉर पीस।
तो हिंदुस्तान जैसे देश जो है वो बहुत ही विश्वसनीय आवाज के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं शांति की, बाय engaging all sides through back channels and multilateral forums like the UN, BRICS and the non-aligned movement. बोल रहे हैं कि वो सभी साइड्स जितने भी उनके पास में हथियार हैं उनको बैक चैनल से इस्तेमाल करें। अब हथियार का मतलब ये नहीं कि जो लिटरल हथियार है उनकी बात कर रहे हैं, हम लिटरल हथियार की बात नहीं कर रहे, संसाधनों की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जैसे कि यूएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का, ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको बैक चैनल से यानी कि गुप्त स्तर से इस्तेमाल किया जाए। इंडिया कुड हेल्प फॉर्ज अ सीज फायर फ्रेमवर्क, तो हिंदुस्तान यहाँ पे एक सीज फायर का फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा तैयार करने में मदद कर सकता है, और एटलीस्ट ओपन लाइंस ऑफ डायलॉग, या फिर कम से कम बातचीत का जरिया बने, बातचीत के लिए दोनों देश तैयार हों, इसका माध्यम तो बन ही सकता है। इन दिस फ्रॉट आर, इस बड़े ही तनावपूर्ण घड़ी में, द वर्ल्ड मस्ट हीड कॉल्स लाइक दैट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी जो आवाहन है, कॉल्स मतलब आवाहन है, उसके ऊपर हीड करना यानी कि ध्यान देना चाहिए। कॉल्स फॉर डी एस्केलेशन, जो कि क्या है कि डी एस्केलेट करो, बातचीत करो और डिप्लोमेसी पे वापस आओ, ठीक है, ये आवाहन किया गया है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट जो इतना बढ़ गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनको कॉल गया है कि आप इसको डीएस्केलेट करो, उनसे गुहार लगाई है कि बातचीत के जरिए से शायद इसका समाधान निकल सकता है, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो भी परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा, राइट, अस्थिरता बढ़ जाएगी। अगर हम मान रहे हैं कि इजराइल बहुत ज्यादा सुप्रीम पावर है और अगर यूएस भी उसका साथ देने वाला है और रशिया इस स्थिति में नहीं है कि ईरान का साथ दे, तो कम से कम तो भी क्या होगा एंड रिजल्ट, ईरान की तबाही, ईरान के देश में अस्थिरता, सीरिया का हाल हम देख चुके हैं, लेबनान का हाल हम देख चुके हैं। तो अब हम ये नहीं चाहेंगे कि ईरान में अस्थिरता बने, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोन ऑफ द पैसेज, अर्जेंट है, कॉशनरी है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्टिमिस्टिक और सेलिब्रेटरी, यहाँ पे जश्न मनाने वाली तो कोई बात नहीं है। इनडिफरेंट एंड न्यूट्रल भी नहीं है, सरकास्टिक और क्रिटिकल भी नहीं है। क्या है, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट की तुरंत इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमने बात करी ना, विंडो जो है वो कम बचती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है, ठीक है, ग्राइम टर्न ले लिया, ये सब चीजें बता रही हैं कि भाई स्थिति बहुत कंसर्निंग है, चिंताजनक है, नाजुक है। What is the central theme of the passage? पैसेज की मुख्य थीम क्या है? The global oil markets vulnerability to regional events. इनकरेक्ट है। India's diplomatic response to regional conflict. तो पूरा पैसेज इसके ऊपर नहीं है, पर इजराइल ईरान का वॉर अब किस तरीके से एक शैडो वॉर ना रह के ग्लोबल क्राइसिस बन गया है, ये इस पैसेज की मुख्य थीम थी। The escalation of the Israel-Iran conflict into a global crisis. Option C is correct. What role is India attempting to play amid the escalating Israel-Iran-US conflict? पूरे हिंदुस्तान से क्या उम्मीद की जा रही है कि वो क्या प्रयास करना चाह रहा है, क्या रोल प्ले करना चाह रहा है? तो वो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। अ मिलिट्री एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इनकरेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स को शायद हिंदुस्तान की मिलिट्री आर्म्स की जरूरत ना पड़े। अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर विद नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इनकरेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉल गया ईरान को, वो साफ स्पष्ट करता है कि हम यहाँ पे न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको डी एस्केलेट किया जाए, चाहे बीच में हमें मध्यस्थता करनी पड़े। स्ट्रैटेजिक मीडिएटर प्रमोटिंग डायलॉग एंड डी एस्केलेशन, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the potential global economic impact of the US-Iran conflict? पूरे पैसेज के आधार पे क्या कहा जा सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट का? सब जगह अस्थिरता हो जाएगी, इकोनॉमीज गिरावट में आ जाएंगी, वहां पे अस्थिरता हो जाएगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। इट विल मेनली अफेक्ट कंट्रीज दैट आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द वॉर, इनकरेक्ट है, सभी देशों को फर्क पड़ेगा। ओनली ईरान इकोनॉमी विल कोलैप्स ड्यू टू द स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक्स की वजह से, और अगर ये एस्केलेट होता है उसकी वजह से शायद ईरान पूरी तरीके से तबाह भी हो सकता है, उसकी इकोनॉमी तो बचने ही नहीं वाली, ठीक है। The conflict will have no effect on international markets because it is regional. Incorrect है. Global oil prices and economies of energy dependent nations may be adversely affected. बिल्कुल correct. Option D is correct.
India's concern in the current West Asian conflict is not only geopolitical but also economic because क्यों है इकोनॉमिक? क्योंकि हिंदुस्तान जो है गल्फ ऑयल का इंपोर्टर है, गल्फ ऑयल के ऊपर निर्भर करता है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स गल्फ कंट्रीज से पूरी होती हैं, जिसका मतलब है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद होता है और यहाँ पे वॉर एस्केलेट होता है तो हिंदुस्तान की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को प्रभावित होना पड़ेगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को प्रभावित होना पड़ेगा। इसलिए इसको इकोनॉमिक भी कहा गया, आर्थिक भी कहा गया, कि ये केवल इसलिए नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से जो फोन गया, आपको ये ना सोचे कि हम खुद ही ना ये अपनी पीठ थपथपाने लगे कि देखो हमने कितना भला काम किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा भी हित शामिल है, देश का भी हित शामिल है। इट इज अ की आर्म सप्लायर टू इजराइल एंड ईरान, इनकरेक्ट है, हम मुख्य वहां पे आर्म सप्लायर नहीं है। इट हैज नो अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स आउटसाइड द गल्फ रीजन, इनकरेक्ट है। Disruption in Gulf oil supply could severely impact its inflation, reserves and trade routes, बिल्कुल करेक्ट है। Its economy thrives on oil exports through the Strait of Hormuz, तो हम तो ऑयल एक्सपोर्ट करते ही नहीं, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स के अंदर आरसी, पैरा जंबल के क्वेश्चंस, क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चंस, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ही होते हैं, ठीक है। तो बेहतर अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए, एग्जाम में अपने क्वालिफाइंग चांसेस को बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।